कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई है। लेकिन धरती का ये स्वर्ग कब नर्क बनने लगा किसी को पता नहीं लगा। एक ऐसा नरसंहार हुआ जो किसी को भी हिलाकर रख दे और जिसने पूरी घाटी को लाल रंग में डुबा दिया। आखिर ये नरसंहार क्यों हुआ, वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने इस घटना को जन्म दिया। तो चलिए चलते हैं फिर आज इस सफ़र पर, शायद कुछ जानने, शायद कुछ सीखने। 19 जनवरी 1990 वो काली रात जब कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत 1947 आज़ादी के बाद से होना शुरू हो गया था, जब शेख अब्दुल्ला की सरकार ने घाटी में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया था। कश्मीरी पंडित, जो कि कश्मीर का एक बहुत ही शिक्षित और समृद्ध तबका होने के साथ अल्पसंख्यक भी थे, शेख अब्दुल्ला की सरकार में इनके अधिकारों को दबाने की कोशिश शुरू हो चुकी थी। और फिर धीरे धीरे घाटी में ऐसे संगठन बनने लगे जो नहीं चाहते थे कि कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, जिनमें जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कुछ खास थे। कश्मीर में इन पार्टीज के आने से हलचल शुरू हो चुकी थी, क्योंकि माना जाता है कि इन सभी पार्टीज को पाकिस्तान द्वारा फंड किया जाता था ताकि ये कश्मीर में अपनी मजबूती बनाए रखें और कश्मीर को भारत से काटने में पाकिस्तान का साथ दें। कश्मीरी पंडितों के लिए परिस्थितियों का बिगड़ना असल में 1982 के बाद से शुरू हुआ, जब शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला ने उनकी गद्दी संभाली। लेकिन उनकी सरकार केवल 2 ही सालों में गिर गई, जब कांग्रेस ने उनसे अपना समर्थन खींचकर उन्हीं की पार्टी से अलग हुए गुलाम मोहम्मद शाह की पार्टी जम्मू और कश्मीर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब्दुल्ला की सरकार पाकिस्तान की तरफ झुककर घाटी में तनाव बढ़ा रही है। मगर बाद में जो सरकार आई, उनसे कश्मीर में तनाव और बढ़ गया। जीएम शाह की सरकार ने कश्मीर के सभी अलगाववादी संगठनों को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया और उन्हीं की वजह से 1986 में जम्मू के सिविल सचिवालय में पुराने मंदिर को हटाकर वहाँ मस्जिद बनाने से दंगे शुरू हो गए, जिसमें कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुँचा। इन सभी वजहों के कारण कांग्रेस की सरकार ने जीएम शाह की सरकार को गिरा दिया और दोबारा से कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला को सत्ता में लाना चाहती थी। मगर इस बार उन्होंने राजीव फारूक अकॉर्ड को साइन किया, जिसमें उन्होंने एक दूसरे के समर्थन की बात की। इसके 3 महीने तक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने रहे। 1987 में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ मिलकर खड़ी हुई और इनके सामने थे मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। इस पार्टी में वे लगभग सभी लोग थे जो बाद में आतंकी बन गए थे, जिनमें सैयद सलाउद्दीन और यासीन मलिक जाने माने नाम थे। 1987 के इस चुनाव में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बुरी तरह हार गई थी। वे केवल 5 ही सीटें ला पाई। इससे पार्टी के सभी लोग भड़क गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा था कि इन चुनावों में धांधली हुई है। इस बात से नाखुश होकर अब उन्होंने राजनीति छोड़कर हथियारों से आज़ादी लेने का मन बना लिया था। अब पहले से अधिक तेज़ी से कश्मीर का इस्लामीकरण शुरू हो चुका था। अब कश्मीरी पंडितों को खुलेआम कश्मीर छोड़ने की धमकियां दी जाने लगी। दीवारों पर उनके विरोध में नारे लिखे जाने लगे और इसमें अगर कोई मुस्लिम भी पंडितों का साथ देता था तो उसे भी डराया या मार दिया जाता था। इसी बीच आतंकियों ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिका सईद को अगवा कर लिया और इसके बदले 4 आतंकियों को छोड़ने की बात की। उस समय केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, जो कुछ ही महीनों पुरानी थी। सरकार ने एक कमजोर निर्णय लेते हुए 4 आतंकियों को छोड़ दिया, जिससे अब आतंकियों में एक आत्मविश्वास आ गया था कि अब सरकार उनके आगे झुक गई है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब कश्मीर में हत्याओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। 1989 में टीका लाल टपलू, जो एक बीजेपी वर्कर थे, उनकी हत्या हुई। उसके बाद जस्टिस गंजू, जिन्होंने मकबूल भट्ट को फांसी दी थी, उनको भी मार दिया गया। 1990 आते आते हालात खराब हो चुके थे। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने भी 17 जनवरी को अपना इस्तीफा दे दिया। अब घाटी में किसी की भी सरकार नहीं थी, सारा एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ गया था और फिर इससे आतंकियों को ताकत मिल गई थी कुछ भी करने की। मस्जिदों से धमकियों भरे नारे पूरी घाटी में गूंज रहे थे, क्योंकि सभी मस्जिदों पर आतंकियों का कब्जा हो चुका था। पूरे कश्मीर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, जिससे कश्मीर अंधकार में डूब गया और फिर कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाने लगा। 19 से 20 जनवरी तक कश्मीर में आतंकी बिना किसी डर के घूम रहे थे। लेकिन जब इस नरसंहार के बारे में सरकार को पता चला तो वो सख्ते में आ गई और जल्दी से वहां जगमोहन मल्होत्रा को गवर्नर बनाकर भेज दिया। जगमोहन ने आते ही कर्फ्यू का ऐलान करके आर्मी को बुलाया और फिर सभी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया। जगमोहन ने कश्मीर के सभी अलगाववादी पार्टियों को भी बैन कर दिया। आर्मी ने घाटी से लगभग 400 के करीब आतंकियों का सफाया किया और आर्मी ने आतंकियों के 26 जनवरी को भारत से कश्मीर को अलग करने के सभी योजनाओं को विफल कर दिया। कश्मीर में 1991 से 1996 तक राष्ट्रपति शासन
5 साल के लिए लागू किया गया। इस वीडियो के द्वारा हमारा ये बिल्कुल प्रयास नहीं है कि किसी भी धर्म को निशाना बनाया जाए, लेकिन हमें उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को महसूस करने की भी ज़रूरत है जो आज तक भी अपने घर नहीं जा पाए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी वीडियोस ऐसे ही मिलती रहें। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।